ये आपने क्या कर डाला पिताजी? मेरी शादी एक ऐसी काली गंवार लड़की से करवा दी। आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना बड़ा फैसला लेते समय आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं शहर की किसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन आपने मेरी जिंदगी में ये गांव की लड़की थोप दी। ना शक्ल है ना सूरत। सुमित की आंखों में गुस्से की आग थी और होठ कांप रहे थे। कल ही उसकी शादी गौरी से हुई थी और आज वो अपने माता पिता के सामने ऐसे खड़ा था जैसे किसी युद्ध के लिए तैयार हो। बेटा तो जो कुछ कह रहा है वो गुस्से में कह रहा है। गौरी अब तेरी पत्नी है, उसे एक मौका तो दे। वो पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसका रंग जरूर सांवला है, लेकिन उसका दिल और चरित्र बेदाग है। ये शादी कोई मजाक नहीं, एक पवित्र बंधन है। पवित्र बंधन। ये बंधन तो मेरे गले का फंदा बन गया है। पिताजी, मैंने आप पर भरोसा किया था कि आप मेरे लिए सही फैसला लेंगे, लेकिन आपने मेरे सारे सपनों को रौंद डाला। मेरे दोस्त जब मुझे उसके साथ देखेंगे तो मुझ पर हंसेंगे। रघुवीर जी ने कुर्सी की पीठ से टिकाया और गहरी सांस लेते हुए सुमित की ओर देखा। अब उनकी आवाज में दृढ़ता थी। सुमित बेटा, रंग रूप से जिंदगी नहीं चलती। मैंने गौरी को देखा है, वो मेहनती है, समझदार है और उसमें वो संस्कार है जो आजकल की लड़कियों में कम ही मिलते हैं। संस्कारों से घर नहीं चलता पिताजी। मैंने तो बस ऐसी पत्नी चाहिए थी जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और आपने मुझे सौंप दी जो किसी भी मायने में मेरे योग्य नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित की माँ सुलेखा जी, जो अब तक चुपचाप रसोई के दरवाजे के पास खड़ी थी, आगे आई। उनकी आवाज में ममता थी पर नाराजगी भी। बेटा, अपने मुंह से ऐसी बातें मत निकाल। गौरी अभी कल ही इस घर में आई है, उसके बारे में सोच। उस पर क्या बीत रही होगी, और जो भी किया तेरे ही भले के लिए किया। तेरे पिताजी ने सोच समझ कर रिश्ता तय किया है। तू एक बार उससे बात तो कर, उसे जानने की कोशिश तो कर। माँ, आप भी पिताजी की हाँ में हाँ मिला रही हैं। मुझे उससे क्या बात करनी है? जब वो मेरी पसंद के काबिल ही नहीं है, मैं शादी स्वीकार नहीं करता। वो कुर्सी पर बैठ गया। उसका गुस्सा अब थकान में बदल चुका था। रघुवीर जी उठे, सुमित के पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, मैं समझता हूँ कि तू भी गुस्से में है, लेकिन ये गुस्सा सच्चाई को नहीं बदल सकता। गौरी अब इस घर की बहू है। तुम उसे ठुकरा रहे हो, लेकिन एक बार दिल से सोच, क्या सिर्फ रंग रूप ही सब कुछ है? मैंने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसमें तो वो गुण है जो इस घर को संभाल सकते हैं। थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सिर झुकाए बैठा रहा। उसके मन में तूफान थम नहीं रहा था। कमरे के एक कोने में गौरी खड़ी थी। उसने अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वो आंसू छिपाने की कोशिश कर रही थी। रघुवीर जी ने गौरी को की ओर देखा और धीरे से कहा, बेटी, तो रसोई में जाओ और सुमित के लिए अपने हाथों से चाय बनाकर ला। उनकी आवाज में अपनापन था, जैसे वो उसे इस तनाव से दूर करना चाहते हो। गौरी ने सिर हिलाया और चुपचाप रसोई की ओर चली गई, लेकिन जब वो चाय बनाकर लाई तब तक सुमित बाहर निकल चुका था। जाते जाते उसने कहा, आप ही पीजिए अपनी प्यारी बेटी के हाथ की चाय। मुझे नहीं चाहिए। और हाँ माँ, जो उसके 100 कोटि संस्कार और गुण है ना, उनका आप अचार डालिए और खिलाइए अपने पतिदेव को। मैं आज ही बेंगलुरु वापस जा रहा हूँ। रघुवीर जी का दिल धक से रह गया। रुंधे गले से बोले, सुलेखा, शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो सुमित की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मैंने अकेले ले लिया। घर में अजीब सा सन्नाटा पसर गया। यह करीब 6 महीने पहले की बात है, जब रघुवीर जी के पास उनके बचपन के दोस्त रामलाल जी की बीमारी का समाचार पहुंचा था। वे उनसे मिलने तुरंत अपने पुश्तैनी गांव दौड़े चले गए थे। पिछले कुछ महीनों से रामलाल जी की तबीयत लगातार खराब चल रही थी। रघुवीर और रामलाल की दोस्ती दशकों पुरानी थी। वो दोस्ती जो खेतों में काम करने से शुरू हुई थी और जीवन के हर सुख दुख में गहरी होती चली गई थी। बाद में रघुवीर जी गांव छोड़कर शहर में बस गए थे, परंतु अक्सर अपने मित्र से मिलने आया करते थे और घंटों बातें करते थे। लेकिन जब रामलाल बिस्तर पर थे, उनकी सांसें भारी थी और चेहरे पर एक अनकही चिंता झलक रही थी। रघुवीर ने चौखट पार की और रामलाल के पास पलंग पर बैठ गए। कैसा है रामलाल? आज सुबह दवा ली थी ना? अपने दोस्त को इस हालत में देखकर रघुवीर का कलेजा मुंह को आने लगा। रामलाल जी ने एक असहाय मुस्कान दी और धीरे से कहा, हाँ रघुवीर, दवा तो ले रहा हूँ, पर ये दवाएं भी पता नहीं क्यों कोई असर नहीं दिखा रही। मुझे चिंता तो बस अपनी बेटी की है। गौरी अब जवान हो गई है, उसकी माँ तो पहले ही चली गई, और अब मैं इससे भी ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। रघुवीर ने रामलाल का हाथ थाम लिया। तो चिंता मत कर, गौरी को मैं अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, उसे कोई कमी नहीं आने दूंगा। रामलाल ने गहरी सांस ली और पलंग पर थोड़ा ऊपर सरकने की कोशिश की। गौरी उस वक्त आंगन में कपड़े सुखा रही थी। उसकी सांवली त्वचा पर धूप पड़ रही थी और उसके चेहरे पर सादगी और मासूमियत झलक रही थी। रामलाल ने कमजोर हाथ से रघुवीर का हाथ थामा और धीरे से कहा, रघुवीर, मैं
बस इतना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची सुरक्षित रहे। तू मेरा दोस्त है, तुझ पर मुझे भरोसा है। गौरी की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंपना चाहता हूँ। रघुवीर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू चिंता मत कर, गौरी को मैं अपनी बेटी से भी बढ़कर समझूंगा। उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। मैं उसे अपने घर की बहू बनाऊंगा। ये मेरा तुझसे वचन है। रामलाल जी की आंखें भर आईं। उन्होंने रघुवीर जी का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, रघुवीर, तूने मेरे सीने का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं चैन से जी सकूंगा। कुछ हफ्तों बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रघुवीर जी ने अपने वचन को याद रखा और इस बारे में अपनी पत्नी सुलेखा को बताया। सुलेखा को भी ये बात पसंद आई। उस समय सुमित बेंगलुरु में था, जहां उसकी नई नई नौकरी लगी थी। रघुवीर जी ने सुमित को फोन किया और कहा, बेटा, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता देखा है। मेरे दोस्त रामलाल जी की बेटी गौरी है। बड़ी संस्कारी लड़की है। तेरी माँ और मैंने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया है। सुमित ने दूसरी ओर से नाराजगी भरे लहजे में कहा, पापा, ये क्या बात हुई? गांव की लड़की? मैंने तो कहा था कि मुझे शहर की पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। आपने मुझसे पूछा तक नहीं। रघुवीर जी ने शांत सुर में जवाब दिया, बेटा, मैं अपने दोस्त को उसकी मृत्यु से पहले वचन दे चुका हूँ। रामलाल मेरा बचपन का दोस्त था। उसने मुझ पर भरोसा किया था। तुम एक बार गौरी की तस्वीर देख लो, फिर बात करना। सुमित कुछ देर चुप रहा। रघुवीर जी ने गौरी की तस्वीर भेजी। तस्वीर में गौरी मुस्कुरा रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर नए नक्श और प्यारी सी मुस्कान देखकर सुमित मानो मोहित हो गया। धूप के कारण उसकी सांवली त्वचा तस्वीर में ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। सुमित मन ही मन सोचने लगा, ये तो बुरी नहीं है, पिताजी की पसंद अच्छी है। यही सोचकर उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। गौरी की तस्वीर देखने के बाद सुमित ने दिल से उसे अपनाया। दिन बीतते गए और वो मन ही मन उसे मोहब्बत करने लगा। गौरी की तस्वीरें आंखों में बसाकर वो घंटों रोमांटिक गाने सुनता रहता। दिल में एक अनजानी सी उमंग थी। फिर आया शादी का दिन। मंडप रोशनी से जगमगा रहा था। चारों ओर की चमक दमक ने माहौल को जादुई बना लिया था। जब गौरी सजधज दुल्हन के जोड़े में सामने आई तो सुमित का दिल एक पल को थम गया। आज वो मेकअप और गहनों में सचमुच बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेकअप ने उसके सांवले रंग को काफी हद तक छुपा दिया था। शादी की सभी रस्में धूमधाम से पूरी हुई और विवाह संपन्न हो गया। जब सुमित और गौरी पति पत्नी के रूप में घर के अंदर आए तो सुलेखा जी की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों की नजरें उतारी, गौरी के माथे को चूमा और सिर पर हाथ रखकर ढेरों दुआएं दी। खुश रहो, सदा सुखी रहो, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। रघुवीर जी एक कोने में खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। एक और उनके बचपन के दोस्त रामलाल का वचन पूरा हो गया था और दूसरी ओर गौरी जैसी संस्कारी बहू उनके घर की शोभा बढ़ाने आ गई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, रामलाल, तेरी बेटी अब मेरे घर की बहू है। तू जहाँ भी है चैन से रहना। उनकी आंखों में नमी थी लेकिन होठों पर संतोष की मुस्कान। पर यह संतोष जल्दी ही बेचैनी में बदल गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें घर में दाखिल हुई तो जैसे एक तूफान सा आ गया। सुमित ने गौरी को बिना मेकअप देखा तो उसका सांवला रंग देखकर उसे झटका सा लगा। जिस प्यारी सी गौरी को उसने दिल में बसाया था वो अब उसे कुछ अलग ही लग रही थी। हालांकि गौरी यूं भी अच्छी दिखती थी लेकिन उसका सांवला रंग सुमित के लिए एक दीवार बन गया। एक ऐसी दीवार जिसने गौरी की बड़ी बड़ी आंखों, उसके सुंदर नैन नक्श और मुस्कान को भी ढक दिया। उसे केवल गौरी का सांवला रंग दिखाई दे रहा था। उसे अचानक अपने दोस्तों की बातें याद आने लगीं। वो दिन जब उसने अपनी शादी तय होने की खबर सुनाई थी। बेंगलुरु के एक कैफे में कॉफी की चुस्कियों के बीच सुमित ने अपने दोस्तों राकेश और अजय को बड़े उत्साह से बताया था, यार, मेरी शादी पक्की हो गई है, पिताजी ने लड़की पसंद की है। कहते हुए उसने अपने दोस्तों को मोबाइल में गौरी की फोटो दिखाई थी। राकेश ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा था, क्या बात कर रहा है सुमित, तेरी शादी तय हो गई है, तो लड़की से मिला तो है ना? अरे नहीं यार, बस फोटो देखिए। एक फोटो देखकर तो शादी के लिए कैसे मान गया? कम से कम एक मुलाकात तो कर लेता लड़की से, राकेश ने कहा। तो अजय हंसते हुए बोला, अरे कहीं फोटो में गोरी चिट्टी दिख रही है और असल में कुछ और निकले। आजकल फोटोशॉप का जमाना है भाई। सुमित ने काफी का घूंट लिया और आत्मविश्वास से जवाब दिया, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मेरे पिताजी ने लड़की को देखा है। वो किसी ऐसी वैसी लड़की से मेरी शादी कराने वाले नहीं हैं। उनकी पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है। अब राकेश और अजय की वही बातें सुमित के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। कितने ही बार उसने खुद को कोसा था, काश उसने उनकी शादी से पहले गौरी को एक बार देख लिया होता, उससे बात कर ली होती। गुस्सा अब उसके सीने में उबाल मार रहा था। रघुवीर जी ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की, बेटा, गौरी एक समझदार और संस्कारी लड़की है, उसे समय दो, उसे समझो। सुमित ने व्यंग्यात्मक हंसी
हंसते हुए कहा, पिताजी आप अपने पुराने ख्यालों में ही जीते रहिए, मुझे तो बस अभी शादी से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना है। ये सुनकर गौरी का दिल चकनाचूर हो गया। आंसू पीकर वो वहीं खड़ी रही। सुलेखा जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सुमित से बोली, बेटा ये तुम्हारी पत्नी है, कोई खिलौना नहीं, इसे तुम पसंद आने पर रखो और ना पसंद आने पर फेंक दो। लेकिन सुमित कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसी दिन वो बेंगलोर वापस चला गया। बिना गौरी को साथ लिए घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गौरी अब उस घर में बहू से अधिक एक बेटी बन चुकी थी। रघुवीर जी और सुलेखा जी ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि गौरी को एहसास न हो कि वो इस घर में अकेली है। लेकिन रघुवीर जी के मन में आत्मग्लानि थी कि गौरी को अपनी बहू बनाकर कहीं ना कहीं वो उसके साथ अन्याय कर बैठे। इस बात को 1 महीना बीत चुका था। सुमित का गुस्सा अब कुछ कम तो हुआ था, लेकिन नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई थी। बेटा बहुत हो गया, ये शादी कोई मजाक नहीं है जिसे तुम नकार सको। अब तुम गौरी को अपने साथ बेंगलुरु ले जाओ, वो तुम्हारी पत्नी है और उससे इसका हक मिलना चाहिए। उनकी आवाज में आदेश था जिसे सुमित टाल नहीं सकता था। पिताजी लेकिन मैं कोई बहस नहीं सुनूंगा, या तो तुम यहाँ आकर उसे लेकर जाओ या फिर मैं उसे लेकर बेंगलुरु आ जाता हूँ। सुमित के पास अब कोई चारा नहीं था, उसे अपनी पत्नी को साथ ले जाना ही था। वो जानता था कि पिता के इस हुक्म को टालना मुश्किल था। नहीं, मैं ही आ जाऊंगा, सुमित ने बेहोश होकर कहा। तो रघुवीर जी कड़क स्वर में बोले, और हाँ, मेरी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये मेरा आखिरी चेतावनी है। 3-4 दिन के बाद सुमित वापस लौटा। रघुवीर जी के हुक्म के आगे वो बेबस हो चुका था और उखड़े मन से गौरी को साथ ले जाने को मजबूर था। गौरी के साथ बेंगलुरु लौटते समय सुमित का मन बेहद उथल पुथल में था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए सुमित के भीतर एक अजीब सी घुटन थी। ट्रेन में बैठा हुआ उसका मन बार बार एक ही विचार में उलझ रहा था। उसके दोस्त राकेश, अजय और नरेश उसकी शादी में किसी कारणवश नहीं आ सके थे। अभी तक उन्होंने गौरी को देखा भी नहीं था, पर अब बेंगलुरु में उनसे मुलाकात तो निश्चित ही होगी। जब वे गौरी को देखेंगे तो क्या कहेंगे, सोचकर उसके दिल में कड़वाहट भर आती। राकेश तो सोनाक्षी को लेकर कितना इतराता है, उसकी पत्नी है भी तो कितनी गोरी और सुंदर, और अजय की सीमा वो भी किसी मॉडल से कम नहीं। ये सोचते हुए उसने गौरी की ओर देखा। उनके मुकाबले गौरी तो कुछ भी नहीं। उसके मन में एक तस्वीर उभरती। उसके दोस्त अपनी खूबसूरत पत्नियों को बड़े गर्व से सभी से मिलवाते हैं और वो तो गौरी को साथ लेकर बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं कर सकता। कितनी अजीब जोड़ी है हमारी। वो मन ही मन बड़बड़ाया। अगर दोस्त घर आने की बात करेंगे तो कोई बहाना बना दूंगा, कह दूंगा अभी सेटल नहीं हुए हैं ये कह दूंगा कि गौरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो खुद को समझा रहा था, पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। आखिरकार गौरी सुमित के साथ बेंगलुरु पहुंच गई। सुमित का छोटा सा फ्लैट अब तक अस्त व्यस्त पड़ा था। कपड़े उधर उधर बिखरे हुए थे, बर्तनों में सिंक भरी हुई और सामान बेतरतीब। गौरी ने थकान उतारने के बाद चुपचाप सब कुछ समेटना शुरू कर दिया। आज सुमित जानबूझकर ऑफिस से देर से लौट रहा था। उसके चेहरे पर बेरुखी साफ झलक रही थी, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो सारा घर पूरी तरह से सजा संवरा और व्यवस्थित दिखाई दिया। यह सब देखकर उसने कुछ नहीं कहा। उसका गुस्सा अब भी भीतर सुलग रहा था। गौरी ने उसके लिए गर्मा गर्म पुलाव और पनीर की सब्जी बनाई थी। मेज पर खाना सजा देखकर वो ठिठक गया। ये सब करने की जरूरत नहीं थी, उसने ठंडे लहजे में कहा। गौरी ने हल्के से सिर झुकाकर जवाब दिया, आप थक कर आए हैं, कुछ अच्छा खा लीजिए। सुमित चुपचाप खाने बैठ गया, पर उसका मन अब भी उलझा था। ये सब करके क्या साबित करना चाहती हैं, वो सोच रहा था, लेकिन खाने का स्वाद उसे पसंद आया। गौरी सुमित के मन की उथल पुथल को भांप रही थी। उसकी चुप्पी, ठंडी नजरें और बेरुखी, वो समझ चुकी थी कि उसका पति उसे दिल से स्वीकार नहीं कर पाया है। खाना खाने के बाद सुमित कमरे में गया और अपना तकिया लेकर सोने के लिए सोफे पर आ गया। फिर गौरी कमरे में जाकर खूब रोई, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सिलाई कढ़ाई जानती थी, इसलिए खाली समय में वही काम करने बैठ जाती थी ताकि मन लगा रहे। उसी छोटे से फ्लैट को उसने अपने कुशल हाथों और कल्पना शक्ति से एक खूबसूरत आशियाना बना दिया था। सुमित कई बार लौटते समय जब घर को साफ सुथरा देखता तो ठिठक जाता। उसके मन में तारीफ उभरती, पर होठों तक आते आते वो उसे निगल जाता। गौरी की पाक कला तो जैसे जादू थी। कभी मसालेदार पाव भाजी बनाती तो कभी शाही पनीर। वो सासू माँ से फ़ोन करके सुमित की पसंद नापसंद की जानकारी ले लेती थी। खाना देखकर सुमित की भूख जैसे दुगनी हो जाती थी। सुबह जब वो नहाने जाता तो बाथरूम इतना साफ सुथरा दिखाई देता मानो किसी 5 स्टार होटल का हो। यह समर्पण उसके मन में गौरी के लिए सम्मान की हल्की सी चिंगारी जगा देता, पर अगले ही पल वह कटुता फिर से लौट आती। ये सब तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। वो खुद से बड़बड़ाता और अपने दिल को फिर से पत्थर सा बना लेता। आज रविवार था। सुबह की चाय के साथ गौरी ने गर्मा गर्म पोहे परोसे थे। सुमित चुपचाप खा रहा था, तभी रघुवीर जी का फोन आया। हाँ बेटा सुमित, सब ठीक तो है? हमारी बहू का ख्याल अच्छे से रख रहे हो ना? उनकी आवाज़
में प्यार के साथ साथ हल्की सी शक्ति भी थी। सुमित हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ हाँ पिताजी सब ठीक है, और फिर फोन गौरी को थमा दिया। लो बात कर लो। गौरी ने फोन लिया। हाँ पिताजी मैं ठीक हूँ। आप और माँ कैसे हैं? उनकी आवाज में गर्मजोशी थी जो सुमित को कहाँ भीतर तक छू गई, पर वो अनजान बना रहा। अभी बात चल ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। सुमित ने चौंक कर दरवाजा खोला और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके तीनों दोस्त राकेश, अजय और नरेश अपनी अपनी सजी धजी पत्नियों के साथ खड़े थे। सोनाक्षी लाल रंग की ड्रेस में गजब ढा रही थी। सीमा स्टाइलिश जीन्स टॉप में किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी, और काव्या का ट्रेडिशनल कुर्ता उसके फैशन सेंस की गवाही दे रहा था। सुमित का दिल घबरा गया। उसके मन में तूफान उठने लगा। ये सब गौरी को देखकर क्या सोचेंगे? क्या यही है वो खूबसूरत दुल्हन जिसे मैंने अब तक दुनिया से छिपा कर रखा था? आज तो पक्का मेरा मजाक बनेगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। होठों पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोला, अरे वाह क्या सरप्राइज है यार, आओ आओ अंदर आओ। हाँ भाई, आज तो खास तौर पर भाभी जी से मिलने ही आए हैं हम लोग। तूने तो कभी अपने घर बुलाया नहीं, हमने सोचा क्यों ना हम ही सरप्राइज दे दें। राकेश ने ठाके लगाते हुए कहा, और सब बैठक में दाखिल हो गए। बैठक में बैठते ही राकेश ने चारों ओर नजरें घुमाई और हैरानी से कहा, यार तेरा घर तो पहचान में नहीं आ रहा, लगता है शादी के बाद पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अजय भी दीवारों पर करीने से लगी तस्वीरें, सुंदर सजावट और सुव्यवस्थित फर्नीचर को देखकर चौंक गया। पहले तो तेरा घर ऐसा नहीं होता था। ये सब भाभी जी का कमाल है। सही कहा ना मैंने? सुमित कुछ कह पाता उससे पहले ही गौरी कमरे में आ गई। लाल रंग की साड़ी, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर मुस्कान लिए गौरी ने सभी को नमस्ते किया। सुमित का दिल जोरों से धड़क रहा था। अब ये सब क्या सोचेंगे? तभी गौरी नरम स्वर में बोलेंगी, आप सब बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। पर सुमित की नजरें दोस्तों पर टिकी थी। उनके चेहरों को पढ़ने की कोशिश में राकेश ने हंसते हुए कहा, गौरी भाभी आप तो सोचती होंगी कि हम आपके पति के दोस्त कितने बेकार हैं, शादी में भी नहीं आए और अब तक मिलने भी नहीं पहुंचे। पर इसमें हमारा कसूर नहीं, ये सुमित ही था जो हर बार बहाने बनाकर हमें टालता रहा। उसने जोड़ा, कोई बात नहीं, कम से कम अब तो आए हैं, आए तो सही, कहकर गौरव रसोई की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में वो चाय के साथ गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और उपमा लेकर लौटी। खुशबू से कमरा महक उठा। अजय ने प्लेट उठाते हुए मजाक में कहा, भाभी आप इंसान है या कोई सुपर वुमेन, इतनी जल्दी से ये सब कैसे कर लिया? गौरी हल्के से मुस्कुराई, आप लोग खाइए और बताइए कैसा लगा। सब लोगों ने गौरी के बनाए स्नैक्स की जमकर तारीफ की, पर जैसे ही गौरी बर्तन रखने रसोई में गई, सुमित ने देखा कि उसके दोस्तों की पत्नियां आपस में इशारों में कुछ बातें कर रही थीं। सोनाक्षी ने सीमा की ओर देखा और होंठ सिकोड़ते हुए कुछ कहा। सीमा ने हल्के से फुसफुसाकर कुछ बोला, जिसे सुनकर काव्या के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। दरअसल वे गौरी की सांवली रंगत और उसके पहनावे का मजाक बना रही थी। सुमित भी शायद समझ गया था कि किस बारे में बातें हो रही हैं। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं भी क्या करूं, कितनी कोशिश की मैंने गौरी को अपनी जिंदगी से निकालने की, लेकिन अब तो गले में पड़ा ढोल बजाना ही पड़ेगा। उसके मन में विचारों की उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन ऊपर से उसने सम्मान बने रहने का दिखावा किया। कुछ देर बाद जब सब निकलने लगे तो नरेश सुमित को कोहनी मारते हुए बोला, सुमित तू तो लकी है यार, जो तुझे इतनी अनोखी बीवी मिली है। सुमित समझ नहीं पाया कि नरेश की बात में तारीफ थी या छिपा हुआ तंज। उसका मन उलझ गया। जाते समय दोस्तों ने सुमित और गौरी को अपने अपने घर आने को न्योता देना शुरू किया। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जब फुर्सत मिलेगी तो हम चले आएंगे, पर हाँ जब भी आएंगे खाना खाकर ही जाएंगे, ये पक्का है। तीनों दोस्त सुमित और गौरी से विदा लेकर गाड़ी की ओर बढ़े। तभी अजय बोला, मुझे समझ नहीं आता क्या सुमित को गांव की लड़की ही मिली थी शादी करने के लिए? सिटी में लड़कियां खत्म हो गई थी क्या? राकेश ने ठाका लगाते हुए बात को आगे बढ़ाया, अरे इसीलिए तो सुमित हमें घर बुलाने से कतरा रहा था। उसकी पत्नी तो स्वर्ग की परी जो है। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। उधर सबके जाने के बाद गौरी चुपचाप बिखरे कप प्लेट समेटने लगी और सुमित आराम से कुर्सी पर ढेर हो गया। उसने कनखियों से गौरी को देखा। वो फुर्ती से घर को सहेज रही थी, चेहरे पर वही शांति मुस्कान लिए। सुमित का दिल दो राहों पर खड़ा था। एक ओर गौरी की मेहनत और सादगी उसे छू रही थी, दूसरी ओर उसका पुराना गुस्सा उसे पीछे खींच रहा था। 2 महीने बीतने को थे और 2 दिन बाद दिवाली थी। सुमित के मन में एक ख्याल कौंधा। शादी के बाद से उसने गौरी को कहीं घुमाया तक नहीं था। वो हमेशा इन 4 दीवारों में सिमटी रही, चुपचाप उसकी बिखरी जिंदगी को जोड़ती हुई। पहली बार उसे गौरी पर दया सी आई। सुमित ने कहा, गौरी सुनो, 2 दिन बाद दिवाली है, तुम्हें बाजार से कुछ खरीदना हो तो खरीद लेना, फिर हम मिठाई लेकर मेरे दोस्तों के घर चलेंगे, बहुत दिनों से बुला रहे हैं। उन्हें दिवाली की मिठाई और उपहार भी दे देंगे और मिलना भी हो जाएगा। गौरी के हाथ एक पल को रुक गए। वो चौंक कर सुमित की ओर मुड़ी और उसकी आंखें हैरानी से चमक उठी। शादी के बाद ये पहला मौका था जब सुमित ने खुद से उससे बात की थी।
वो भी इतने सहज लहजे में। गौरी के होठों से निकला सच। आपकी आवाज में हैरानी के साथ साथ एक बच्चे सी खुशी झलक रही थी। चेहरे पर एक खिलती मुस्कान लिए वो तेजी से कमरे की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर में वो तैयार होकर लौटी। उसने एक खूबसूरत सा गुलाबी सूट पहना था, बालों में पिन लगाई और कानों में झुमके पहने। वो सच में संवर कर आई थी, जैसे इस पल को अपने लिए यादगार बना लेना चाहती हो। लेकिन सुमित ने उसकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। उसकी नजरें सब अब भी जमीन पर टिकी हुई थी। वो अब भी अपने भीतर की उलझन से जूझ रहा था। गौरी ने उसी से कहा, चलें? हाँ चलो, सुमित ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। दोनों घर से निकले और बाजार से होते हुए राकेश के घर पहुंचे। सुमित ने डोरबेल बजाई लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसने हल्की झुंझलाहट के साथ दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाजा अपने आप खुल गया। गौरी ने हैरानी से कहा, यह तो खुला है। सुमित ने बिना कुछ कहे अंदर कदम रखा और गौरी उसके पीछे चली गई। अंदर रसोई से बर्तनों की खटपट सुनाई दी। सुमित ने आवाज लगाई, राकेश। तभी राकेश रसोई से निकला। उसके हाथ गीले थे। उसे देखकर सुमित ने मन ही मन सोचा, तो बर्तन ये धो रहा था, क्या हाल बना रखा है। इस पर राकेश ने उन्हें देखा और थोड़ा झिपते हुए कहा, अरे सुमित, गौरी भाभी, आओ आओ, हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए। उसने जल्दी से सोफे पर बिखरे कागजों को समेटा और उन्हें बिठाया। कमरा अस्त व्यस्त था। मेज पर चाय के पुराने दाग, कोने में बिखरे कागज और हवा में हल्की उलझन थी। राकेश ने फीकी हंसी के साथ कहा, सोनाक्षी अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी पर गई है और आज ही कमबख्त काम वाली भी नहीं आई। तुम लोग बैठो, मैं अभी चाय बनाकर लाता हूँ। वो जाने लगा तभी गौरी ने पीछे से नरम स्वर में कहा, नहीं भैया आप बैठिए, मैं बना लाती हूँ। वो रसोई की ओर बढ़ी तभी अंदर कमरे से राकेश के पिताजी की थकी हुई सी आवाज गूंजी, बेटा मेरा दलिया बन गया हो तो दे देना। राकेश ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, बस बना देता हूँ पापा। गौरी ने मुड़कर कहा, कोई बात नहीं, 5 मिनट का काम है, मैं बना देती हूँ। वो रसोई में चली गई। सुमित और राकेश सोफे पर बैठे थे और सुमित का मन अब भी अपनी उलझन में डूबा हुआ था। गौरी ने रसोई में कदम रखते ही एक अनुभवी गृहिणी की तरह काम संभाल लिया। उसकी उंगलियां बिना किसी हड़बड़ी के लेकिन गजब की तेजी और सलीके से हर चीज पर चल रही थी। उसने सबसे पहले चूल्हे पर पानी चढ़ाया, फिर चाय की पत्ती, इलायची और अदरक डालते हुए दूसरी तरफ दलिये के लिए दूध उबालने लगी। ओपन किचन थी और सामने ही बैठक थी, इसलिए राकेश और सुमित उसे काम करते हुए देख पा रहे थे। उसकी हर हरकत में एक तालमेल था, ना कोई तनाव, ना कोई झिझक। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे रसोई उसकी अपनी हो। कुछ पलों में वो चाय से महक उठी और दलिया की सौंधी खुशबू रसोई से भर गई। उसने दलिया एक कटोरी में डाला और ट्रे में रखकर राकेश के पिताजी के कमरे की ओर बढ़ गई। लीजिए चाचा जी, आपका दलिया। गौरी ने कहा, तुम कौन हो बेटी? उन्होंने नजर पर चश्मा लगाते हुए पूछा। तो गौरी बोली, मैं बस 1 मिनट में आई, फिर आपको सब बताती हूँ। जल्दी से बाहर आकर उसने राकेश और सुमित को चाय सर्व की और अपनी चाय भी उठाकर फिर उसी कमरे की ओर चली गई जहां बुजुर्ग प्रतीक्षा कर रहे थे। राकेश ने चाय की चुस्की लेते हुए गहरी सांस ली। सुमित बीबी हो तो गौरी भाभी जैसी। यार मुझे तो सुबह से घर देखकर चक्कर आ रहे थे। काम वाली गायब सोनाक्षी की पार्टी में और मैं यहाँ बर्तनों से लड़ाई कर रहा था। उसने एक हल्की हंसी के साथ झटकते हुए कहा, और इधर भाभी आई तो जैसे किसी ने जादू कर दिया। सब कुछ पलक झपकते सुलझ गया। थोड़ा रुक कर राकेश की आवाज में तलखी आ गई, मेरी मैडम को तो अपनी जिम्मेदारियों से कोई मतलब ही नहीं। घर पर रहना उसे पसंद ही नहीं। सारी जिम्मेदारी कामवाली पर, और वो ना आए तो घर जैसे युद्ध भूमि बन जाता है। आज के हालात देख ही रहे हो। अगर गौरी भाभी ना होती तो चाय मिलना भी मुश्किल था। तभी अंदर के कमरे से गौरी और राकेश के पिताजी के हंसने बोलने की आवाजें आने लगी। सुमित भी कमरे की ओर बढ़ गया। पीछे पीछे राकेश भी आया। यार ये पहली बार मिल रही है ना पापा से? गौरी को पिताजी से बात करते देख राकेश ने फंसफंसा कर पूछा। सुमित ने धीमे से सिर हिलाया, हाँ पहली बार ही आई है। कमाल है, राकेश ने विस्मित होकर कहा, ऐसे घुल मिल गई है जैसे सालों की जान पहचान हो। मेरी बीबी को तो पापा से बात करने में आज भी संकोच होता है। सुमित ने हल्की मुस्कान देते हुए कहा, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? राकेश के पिताजी ने सिर उठाया, मुस्कुराए और बोले, मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें गौरी जैसी पत्नी मिली है। कितनी समझदार है, कितना अच्छा स्वभाव है, इतनी विनम्रता से बातें करती है कि किसी का भी दिल जीत ले। एक बात कहूँ जिसे लोग आजकल आधुनिकता के नाम पर भूलते जा रहे हैं, जो आत्मीयता, वो अपनापन, वो आज इस लड़की में देखा है मैंने। मेरे दिल को छू लिया है इस बच्ची ने। राकेश के घर से विदा लेकर गौरी और सुमित अजय के घर की ओर बढ़े। अजय का अपार्टमेंट दूर नहीं था,
कुछ गलियां पार करते ही वे लोग दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन अभी कदम ठीक से जमे भी नहीं थे कि अंदर से ऊंची ऊंची आवाजें बाहर तक सुनाई देने लगीं। गुस्से से भरी कांपती हुई आवाजें थीं। सुमित और गौरी दोनों सहम कर ठिठक गए। उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अंदर से अजय की गरजती हुई आवाज आई, सीमा ये क्या तमाशा है, कभी घर पर खाना नहीं बना सकती क्या? हर रोज जहरीला खाना बाहर से मंगवाना जरूरी है क्या? सीमा भी कम नहीं थी। आवाज में चुभन और चिड़चिड़ापन भरकर बोली, हाँ तो क्या हो गया, बाहर से खाना आ जाता है तो आसमान टूट पड़ता है क्या? मुझे भी हक है आराम करने का। तुम क्या समझते हो, ऑफिस जाते हो तो दुनिया का सारा बोझ तुम ही उठाते हो। मैं सारा दिन घर पर कुछ नहीं करती क्या? हाँ करती हो ना, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हो, रोज अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर निकल जाती हो, मेरी महीने भर की तनख्वाह सिर्फ अपने कपड़े और मेकअप और पर बर्बाद कर देती हो। अजय की आवाज अब और ऊंची हो चुकी थी। तुम चाहो तो सब कुछ मैनेज कर सकती हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो ऐशो आराम चाहिए। बच्चों की सेहत का भी ख्याल नहीं है। उन्हें बाहर का तला भुना खिलाकर कितनी बार बीमार कर चुकी हो। पता भी है घर का खाना ही सबसे बेहतर होता है। ये बात तुम्हारे भेजे में कब घुसेगी? सीमा तिलमिलाकर बोली, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कैसे जीना है? मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ, जैसे दिल करेगा वैसे जीऊँगी। अगर तुम्हें घर की पकी रोटियां ही चाहिए तो मुझे तलाक देकर किसी रोटियां बेलने वाली से शादी कर लो। मैं आज़ाद हो जाऊंगी, मैं भी हर रोज के झंझट से फ्री हो जाऊंगी। बाहर खड़े सुमित ने सांस खींची और नजर चुराते हुए गौरी की ओर देखा। गौरी की आंखों में चिंता थी, पर वो शांत खड़ी थी। अब गौरी ने धीरे से पूछा। सुमित ने पल भर सोचकर जवाब दिया, चलो बाद में मिलते हैं, अभी वक्त ठीक नहीं है। दोनों बिना आहट किए वापस मुड़ने ही लगे थे कि उसी समय एक मोटरसाइकिल की तेज आवाज गली में गूंजी और डिलीवरी वाला अपनी बाइक पर पहुंचा। हेलमेट उतारा और सीधे अजय के घर की बेल बजाई। सुमित और गौरी ठिठक गए। सीमा ने चिल्लाकर दरवाजा खोला, लेकिन सामने गौरी और सुमित को देखकर कुछ पल के लिए जैसे जड़ हो गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान उड़ ली। फिर हड़बड़ा हट में बोली, अरे आप दोनों आइए आइए, अंदर आइए। उसकी आवाज में नकली उत्साह था, पर उसकी आंखें बेचैनी से इधर उधर भाग रही थीं। उसने अंदर की ओर मुड़कर चिल्लाया, अजय देखो तो कौन आया है हमारे घर पर। सुमित उसे देखकर हैरान था। ये वो सीमा नहीं थी जो हमेशा सजी धजी चमकती हुई दिखती थी। आज बाल बिखरे थे, चेहरा बिना मेकअप के मुरझाया हुआ और मटमैले से नाइट सूट में वो बिल्कुल वैसी नहीं लग रही थी जैसे सुमित को याद थी। डिलीवरी वाले ने खाने का पैकेट थमाया और चला गया। सीमा ने हल्के से कहा, आइए ना बैठिए। सुमित और गौरी झिझकते हुए अंदर दाखिल हुए। अंदर से अजय निकला। शर्ट की बाहें चढ़ी हुई थीं, चेहरा गुस्से से लाल था, पर उन्हें देखते ही वो ठिठक गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, कहीं उन्होंने सब सुन तो नहीं लिया। ये ख्याल उसके दिमाग में बिजली सा कौंधा। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे सुमित, गौरी भाभी आओ, बैठो बैठो। उनकी आवाज़ में बनावटी गर्मजोशी थी और उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर भाग रही थी। सुमित ने नजरें घुमाई। सोफे पर बिखरे कपड़े, बच्चों के खिलौने, मेज पर खाने के पुराने डिब्बे और एक कोने में मकड़ी के जाले तक दिख रहे थे। कमरा किसी जंग के मैदान सा लग रहा था। अजय ने जल्दी से कपड़े समेटते हुए कहा, बस थोड़ा सा बिखरा हुआ है, बच्चे शैतान है ना। पर उनकी हंसी खोखली थी, जैसे वो अपनी लाचारी को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। सुमित चुपचाप उसे देखता रहा, पर उसका मन अतीत की गलियों में भटक गया। गौरी से आने से पहले उसका अपना घर भी ऐसा ही बिखरा बिखरा रहता था। बेतरतीब किताबें, गंदे कपड़े और एक अनदेखी अव्यवस्था। लेकिन इन दिनों में गौरी ने उसके घर को न सिर्फ संवारा बल्कि एक तरीके से सजाया था। हर चीज अपने ठिकाने पर, हर कोना साफ और सुंदर। अब अजय का ये घर उसे किसी तूफान से उजड़े मैदान सा लग रहा था और गौरी की मेहनत की कीमत उसके मन में पहली बार झलक रही थी। उसकी नजरें सीमा पर ठहर गई। बिना मेकअप उसका चेहरा थका हुआ, मुरझाया और भद्दा दिखाई दे रहा था। मटमैले नाइट सूट में वो कितनी अजीब सी लग रही थी। अभी अभी तो अजय पर चीख रही थी। तीखे ताने उसकी जुबान से बिना रुके निकलते जा रहे थे। सुमित ने अनायास से गौरी की ओर देखा। वो कितनी सब संस्कारी और सलीकेदार थी। उसकी बातों में शालीनता थी, कपड़ों में सादगी और घर संभालने का एक विशेष हुनर। उसमें रत्ती भर भी घमंड नहीं था, फिर भी उसकी हर अदा में गरिमा थी। वही सीमा की बेतरतीबी और गौरी की सादगी के बीच सुमित का मन एक तुलनात्मक भंवर में फंस गया। सीमा ने कहा, मैं चाय बना लाती हूँ, और रसोई की ओर बढ़ गई। अजय भी उसके पीछे चला गया। अरे सिर्फ चाय, कुछ पकौड़े वकौड़े भी बना लेती तो मेहमानों को अच्छा लगता, अजय बोला। सीमा झुंझलाते हुए बोली, जो चाहिए बाहर से ऑर्डर कर लो, मुझसे अभी कुछ नहीं बनने वाला। अजय ने गुस्से में कहा, तुमसे कुछ बनता ही कब है, बस बहाने बनते हैं। ये बहुत धीमी आवाज में थी, लेकिन सब कुछ बाहर तक सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद सीमा चाय के 2 कप और अजय बाहर से मंगवाए नूडल्स और लेकर आई। सुमित सोचने लगा, अगर सीमा की जगह गौरी होती तो अब तक बिना कहे सब कुछ बना लेती।
भजिया, मठरी, नमकीन जो भी खाता तारीफ के बिना नहीं रहता। चाय खत्म होने के बाद कुछ बातचीत हुई और वे विदा हो गए। बाहर निकलते ही गौरी ने पूछा, थक गए? सुमित मुस्कुराकर बोला, नहीं, बस कुछ सोच रहा था, अब नरेश के घर चलें। गौरी बोली। सुमित ने कहा, हाँ, लेकिन एक बार कॉल कर देता हूँ। और जब से मोबाइल निकालकर नरेश का फ़ोन मिलाया, दूसरी ओर से नरेश की थकी और बुझी आवाज़ आई, हाँ बोल सुमित, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हम लोग तुम्हारे घर आ रहे हैं। थोड़ी खामोशी के बाद नरेश बोला, क्या बताऊँ यार, काव्या झगड़ कर 15 दिन से मायके में है। मैं उसे मनाने ही जा रहा हूँ। सुमित स्तब्ध रह गया। गौरी ने पूछा, क्या हुआ? सुमित ने गहरी सांस लेकर कहा, उसकी पत्नी झगड़कर 15 दिन से मायके में है। घर पहुंचने के बाद सुमित चुपचाप बैठा था। आज पहली बार उसने गौरी को ध्यान से देखा। वो उतनी सांवली नहीं थी जितना वो समझता था। उसकी आंखों में गहराई थी, मुस्कान में पवित्रता और मन में सादगी। कितना बड़ा भ्रम था मेरा, सुमित सोचने लगा। अगर रंग ही सुखी विवाह की कुंजी होता तो मेरे तीनों दोस्त आज खुश होते। गौरी बाथरूम की ओर बढ़ी ही थी कि सुमित ने प्यार भरे स्वर में कहा, रुक जाओ, यहीं पहन लो, बहुत अच्छा लग रहा है। गौरी हैरानी से मुड़ी। शादी के बाद पहली बार सुमित ने इस तरह उसे देखा और सराहा। ये सूट कब लिया तुमने? गौरी मुस्कुराई। आपको पसंद आया? सुमित बोला, बहुत ज़्यादा, दिल करता है इसे बनाने वाले के हाथ चूम लूं। गौरी बोली, कहीं से लिया नहीं, मैंने खुद बनाया है। सुमित चौंक गया। उसने गौर से सूट की सुनहरी बेमिसाल कढ़ाई देखी। घर पर बोर हो जाती थी तो यही कर लेती थी, गौरी ने कहा और अपने दोनों हाथ सामने कर दिए। सुमित उसकी मासूमियत पर हंस पड़ा। गौरी भी खिलखिला उठी। उसकी हंसी में वो मिठास थी जो सुमित को भीतर तक छू गई। सुमित ने उसके हाथ थामते हुए कहा, मैंने बहुत देर कर दी ना? गौरी की आंखें नम थीं लेकिन मुस्कान बरकरार थी। नहीं, वक्त पर लौटे हो, यही सबसे बड़ी बात है। बाहर रात उतर रही थी पर घर के भीतर पहली बार रोशनी उतर रही थी। एक नई सुबह के पहले एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। तो दोस्तों, कहानी का नैतिक संदेश ये है कि सौंदर्य केवल रंग रूप में नहीं होता बल्कि इंसान के स्वभाव, गुणों और उसके व्यवहार में होता है। सच्चा प्रेम, समझदारी और अपनापन ही रिश्तों की असली दौलत होती है। और ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी का मूल्यांकन उसके बाहरी सौंदर्य के आधार पर नहीं करना चाहिए। इंसान की असली कीमत उसके मन की सुंदरता और उसके आचरण में होती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।